Hello everyone and welcome to another video of International Human Rights। और आज का हमारा टॉपिक है सीडो, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1979 में इसे बनाती है और 1981 में इसे इनेक्ट कर दिया जाता है। इसका गोल, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, कि एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इसका गोल है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो और मेन और वुमेन जो है वो इक्वल हो। ये प्रमोट करता है इक्वालिटी। इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन और ऑप्शनल प्रोटोकॉल 1999 इंक्रीज करता है इसकी इफेक्टिवनेस। ठीक है, इसका एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल आया था और जो इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन है, ये दोनों इसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करते हैं। इनके इसको कंप्लाई करके कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं ताकि मेन और वुमेन को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया जा सके और इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके। अब हम देखते हैं जेनेसिस की ये कैसे बना है। तो 1945 में यूएन चार्टर आता है। यूएन चार्टर का आर्टिकल 8 कहता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी भी बेसिस की। 1948 में यूडीएचआर आता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि सेम बात कहता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। ठीक है, अब दोनों ने ये बात कह दी, यूएन चार्टर ने कह दी, आर्टिकल 8 ने कह दी और यूडीएचआर ने कह दी। साथ में आईसीसीपीआर जो हमारे पास आता है 1966 में, वो भी सेम बात कहता है कि हाँ भाई, सब जो हैं वो इक्वल होंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलेगी। ठीक है, उसके बाद भी इतने सारे कन्वेंशंस होने के बाद भी दे फेल टू फोकस ऑन स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, उसके बाद भी जो वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो कंटिन्यू रहा और उसको ये जो है वो फोकस करके उसे स्ट्रीमलाइन में नहीं ला पाए। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने एडवोकेट किया इस बात को, ग्लोबल जेंडर कॉन्शियसनेस जागी और 1960s टू 1970s में क्या हुआ कि जो सीडो है उसको, उसकी जो है उसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट होती है 1979 में, कंप्लीट हो जाती है और 1981 में इनैक्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम इसके प्रोविजंस देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 हमें सारी मेन बात बताएगा। डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कहती है? एनी डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन, डिस्टिंक्शन की उसको डिस्टिंक्ट रखना फ्रॉम द मेन लाइन, एक्सक्लूजन उसे एक्सक्लूड करना जहां सब इंक्लूडेड है वहां से, रेस्ट्रेंट उसको किसी भी चीज में रोकना। अब डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन और रेस्ट्रेंट किन किन चीजों पर? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ सेक्स, कि हाँ दोनों सेक्स जो है वो इक्वल हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। नलीफाइंग और अफेक्टिंग एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट को अफेक्ट करना। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स, उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करना कि हाँ वो, नलीफाइंग एंड अफेक्टिंग राइट्स एंजॉयमेंट क्या हो गया कि भाई सब जो है वो इक्वली जो है वो चीजों को, जो पॉलिसीज हैं, जो हमारे प्रोविजंस हैं, जो उनको मान लो उनको सैलरी मिल रही है, उनको कोई राइट्स मिल रहे हैं, तो उनकी एंजॉयमेंट को कोई इफेक्ट नहीं करेगा इस बेसिस पर कि वो मेल है या वो फीमेल है, irrespective of maternity by equality। ठीक है, अब देखो men और women we know कि वो लोग जो हैं वो बायोलॉजिकली डिफरेंट है। ठीक है, अब मान लो वुमेन है, वुमेन के केस में उसे मैटर्निटी लीव दी जाती है। अब मैटर्निटी लीव अगर कोई मैन आके कहे कि भाई तुम्हें इक्वल ट्रीटमेंट करना है तो तुम इसे मैटर्निटी लीव क्यों दे रहे हो? अब वो बायोलॉजिकली ऐसी है कि हर बॉडी नीड्स लीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मैटर्निटी, जब वो प्रेग्नेंट है। तो इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि हमें इक्वालिटी चाहिए, रादर देन इक्वालिटी व्हाट वी नीड इज इक्विटी। इक्विटी क्या है कि डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे हो, आप बायोलॉजिकली कैसे हो, आपका नेचर क्या है, उसके बेसिस पर, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसे राइट्स और जो अपॉर्चुनिटीज है वो प्रोवाइड की जाए। अब इक्वालिटी और इक्विटी का डिफरेंस बताती हूँ मैं आपको, कि सपोज ये एक आदमी है। ठीक है, ये हम तीन आदमी लिखते हैं। ठीक है, तीन लोग हैं, बड़ा, छोटा और सबसे छोटा। अब इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी है कि मैंने इसको भी इतना बेंच दिया खड़े होकर कुछ देखने के लिए, इसको भी इतना दिया और इसको भी इतना दिया। अब देखो, अगर तीनों को सेम साइज का दे दिया तो पर्पस तो सॉल्व नहीं हुआ, ये अभी भी छोटा रह गया, ये अभी भी सेम और ये अभी भी सेम। पर इक्विटी क्या कहती है? इक्विटी कहती है कि भाई
इसको मैंने इतना बेंच दे दिया, अब ये छोटा रह गया तो इसको मैं थोड़ा बड़ा बेंच दे दूंगी, और ये जो सबसे छोटा रह गया इसको मैं और बड़ा बेंच दे दूंगी, ताकि इवेंचुअली ये सब इक्वल लेवल पर आ जाए। ये इक्विटी है, ठीक है। तो हमें इक्वालिटी के बजाय हमें इक्विटी जो है वो प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ मैटरनिटी बाय इक्वालिटी हमें क्या देना है, ऑल ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स, ठीक है। तो इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन क्या है, एलिमिनेशन ऑफ वुमेन, एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जो वुमेन है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये एक डिस्टिंक्शन है, एक्सक्लूजन है और रेस्ट्रेंट है, किस पर, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ सेक्स नहीं हो रहा, नलीफाई और इफेक्ट करता है एंजॉयमेंट को, और रिकॉग्निशन ऑफ राइट इरिस्पेक्टिव ऑफ मैटरनिटी बाय इक्वालिटी, ऑल ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स जो है वो इन्हें दी, ठीक है। अब मेन चीज इसने बता दी। अब आर्टिकल 226 क्या कहता है कि ये जो मेन चीज इसने बता दी आर्टिकल 1 ने कि ये किस लिए बना है और क्या क्या चीजें इसमें जो है वो इंक्लूड होंगी, उसको प्रोवाइड करने का, उसको एंश्योर करने का कि वो हर वुमेन को मिल रही हैं, उसका तरीका क्या है। तो आर्टिकल 2 सबसे पहले डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, डोमेस्टिक लेजिस्लेशन आएगा तो क्या होगा, ओल्टर करेगा नई चीजों को, ट्राइब्यूनल और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। डोमेस्टिक लेजिस्लेशन आए मतलब हर कंट्री अपने लिए लॉज बनाए, ओल्टर करे जो कि चीजें हैं, ट्राइब्यूनल्स बनाए और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बनाए, ये अश्योर करे, ठीक है। आर्टिकल 3 में क्या आ गया, ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम, ये दो चीजों देनी है हमें। आर्टिकल 4 में क्या आ गया, डिफेक्टो, डिफेक्टो मतलब कि रियलिटी में हमें देना है वही बात इक्वालिटी और इक्विटी वाली, हमें ये नहीं दिखाना कि वुमेन मैन इक्वल हैं तो उनको इक्वल जो, पर इक्विटी अकॉर्डिंग टू देयर बायोलॉजिकल नेचर और अकॉर्डिंग टू सब, तो डिफेक्टो जो है वो मैटरनिटी अलाउ करनी है। और आर्टिकल 5 कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन स्पेसिफिक रूप से नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल 2 में क्या आया कि हम लॉज बनाएंगे, ट्राइब्यूनल्स बनाएंगे और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि उस इनसे हम क्या देंगे, ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स। कौन सी देंगे, डिफेक्टो देंगे, अलाउड मैटरनिटी, मैटरनिटी अलाउ करेंगे, और फाइनली आर्टिकल 5 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो प्रोस्टिट्यूशन है उसको नहीं होने देंगे। फिर आर्टिकल जो 7 to 9 है वो हमें पॉलिटिकल पावर्स के बारे में बताता है। आर्टिकल 7 कहता है पॉलिटिकल राइट्स और वोट के बारे में, 8 कहता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करेगी और मेंबर्स बनेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बहुत सारी, जैसे यूएन हो गई हमारे पास, या इंटरनेशनल कुछ एनजीओज होंगे जो इंटरनेशनल पे काम कर रहे हैं, जैसे यूनिसेफ है जो चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए जो है वो काम करता है। तो ऐसे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करेगी और मेंबर्स बनेंगे, और नेशनैलिटी कोई भी चूज कर सकता है, चेंज कर सकता है, पर जो और साथ में जो चाइल्ड के राइट्स है वो उन्हें प्रोवाइड करे जाएंगे। तो 7 to 9 पॉलिटिकल राइट्स, सबसे पहले वोट कर सकते हैं, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेंबर भी बन सकते हैं, और साथ में अपनी कोई भी नेशनैलिटी जो है वो चूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और अपने बच्चे को भी उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल 1 में हमने बताया क्या है, 2 to 6 में हमने बताया स्टेट क्या करेगी, डोमेस्टिक लेजिस्लेचर किसके लिए करेगी, फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम रियलिटी में देगी, डिफेक्टो देगी, और कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और क्या नहीं होगा, प्रोस्टिट्यूशन नहीं होगा। फिर आर्टिकल 7 to 9 क्या कहते हैं, पॉलिटिकल राइट्स, वोट करेंगे, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको रिप्रेजेंट कर सकती है, मेंबर बन सकती है, और नेशनैलिटी को चूज कर सकती है, चेंज कर सकती है। फिर आर्टिकल 10 to 14 में क्या गया, एजुकेशन, इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ केयर, रूरल विमेन को जो है उनको राइट्स मिलेंगे, इन सब की एजुकेशन मिलेगी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास आ गई आर्टिकल 10 to 14 एजुकेशन में। फिर आर्टिकल 15 16 क्या कहता है, अब हम सीडो कमेटी के बारे में आ गए। तो हमने पहले बेसिक चीज देखी, फिर स्टेट इंश्योर करेगा, फिर पॉलिटिकल राइट्स दी, और फिर एजुकेशन दी। अब फाइनली आर्टिकल 15 से क्या आ गया, सीडो का रूल आ गया कि सीडो कमेटी होगी 18 to 23, जिसमें जो है वो मेंबर्स होंगे, हाईएस्ट इंटेग्रिटी के होंगे, 2 इंडिपेंडेंट होंगे,
इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, हाईएस्ट इंटेग्रिटी के होंगे, 2 वीक्स ईयर जो है वो जो है इसकी मीटिंग होगी। एनुअल रिपोर्ट किसको देंगे? जनरल असेंबली को देंगे थ्रू सेक्रेटरी काउंसिल। ठीक है, ये हमारी क्या होगी? सीडो कमेटी होगी आर्टिकल 15-16 के अंडर। 18 to 23 मेंबर्स, हाई इंटेग्रिटी, इंडिपेंडेंट, 2 वीक्स ईयर मीटिंग और एनुअल रिपोर्ट टू जनरल असेंबली थ्रू सेक्रेटरी काउंसिल। फिर आ गया कमेटी ऑन सीडो। ठीक है, कमेटी ऑन सीडो ये क्या बताएगी? ये तो हमारे पास होगी कि हाँ जो मीटिंग करेगी और जो मेंबर्स होंगे वो। ठीक है, ये सीडो कमेटी, सीडो मेंबर्स आएगा इसमें। ठीक है, और ये आगे सीडो जो कमिटी बनेगी सीडो के ऊपर, वो क्या बताएगी? रिलेशन विद नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ, कि कैसे जो ये इंटरनेशनल लॉ है उसको हम नेशनल लॉ में इनकलकेट करें, कैसे नेशनल लॉ को अलाइन करें विद इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल्स, वो ये इंश्योर करेगी। और फिर आर्टिकल 23 to 30 वही जो सब में एंड में होता है। इफेक्ट, रेक्टिफिकेशन, रिजर्वेशन कैसे होगा, एनफोर्समेंट कब से होगी, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या तरीके हैं? इंटर स्टेट प्रोसीजर। इंटर स्टेट प्रोसीजर क्या है? कि सीडो कमेटी का रिपोर्ट मैकेनिज्म है कि हर जो कंट्री है उससे रिपोर्ट लेना कि तुम क्या क्या कर रहे हो, उस रिपोर्ट को क्या करना? रिव्यू करना, और रिव्यू करके उसके बेसिस पर क्या करना? रिकमेंडेशंस जो है वो प्रोवाइड करना कि हाँ तुम ये जो है ये फॉलो कर सकते हो अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए। ठीक है, तो ये रिपोर्ट मैकेनिज्म कब होगा? रिपोर्ट कब दी जाएगी? ये 1 ईयर आफ्टर साइनिंग। ठीक है, साइन कर दिया किसी कंट्री, कोई कंट्री सिग्नेटरी बन गई तो 1 ईयर आफ्टर साइनिंग एंड 4 ईयर ईच। ठीक है, साइन के बाद उसके बाद हर 4 साल में स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड रिकमेंडेशन और कमिटी चेक करेगी। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? इम्प्लीमेंटेशन होगा अपने तरीके से, जो भी इसका ये रिव्यू वाला तरीका है, कमिटी रिपोर्ट वाला तरीका है उससे, साथ में ऑप्शनल प्रोटोकॉल जो 1999 में आया था और 2003 में जो है उसको इनेक्ट कर दिया गया था। फिर कम्युनिकेशन एंड इंक्वायरी मैकेनिज्म की हाँ ग्राउंड लेवल पर कंट्री टू कंट्री जाकर जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं वो इंक्वायरी करेंगे, वैसे ही। और साथ में सेम इंडिविजुअल कंप्लेंट। इंडिविजुअल कंप्लेंट का क्या कंसेप्ट है? अपने अपने वैसे हर वीडियो में इंडिविजुअल कंप्लेंट का कंसेप्ट पढ़ा है, पर फिर भी हम इसको ब्रीफ में एक बार देख लेते हैं। इंडिविजुअल, अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, उसके ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, पहले वो क्या करेगा? पहले वो अपनी कंट्री के पास जाएगा कि भाई मेरे पास राइट्स जो हैं ये वायलेट हो रहे हैं और मुझे तुम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो इसके अगेंस्ट। ठीक है, अगर डोमेस्टिक कंट्री भी हेल्प नहीं करती तो वो इंडिविजुअल कंप्लेंट कमेटी के सामने जा सकता है जो सीडो की है, या ये सेम कमेटी हमें यूडीएचआर ने, आईसीसीपीआर ने, सबने दी है। अब इंडिविजुअल कमेटी क्या करेगी? जनरल असेंबली की हेल्प से 6 महीने में जो है इसको रिजोल्व करके, और जो भी कंक्लूजन होगा वो इस आदमी को और जो कंप्लेनेंट है और जो पार्टी है दोनों को जो है उसका कंक्लूजन विद इन 6 मंथ जो है वो दे देगी। ठीक है, तो इंडिविजुअल कंप्लेंट सिस्टम। अब हम इंडिया में देखते हैं, इंडिया में सीटों को फॉलो करने के लिए क्या क्या है? डीवी एक्ट है हमारा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है जिसके थ्रू मैटरनिटी लीव मिलती है। फिर इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है ताकि जो भी मेन और वुमेन है उनको इक्वल पे जो है वो इंश्योर किया जाए। फिर साथ में क्रिमिनल क्या क्या है? क्रिमिनल में रेप के चार्जेस, अडल्ट्री, क्रुएलिटी। क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 का जिसने और स्ट्रिंजेंट कुछ लॉज कर दिए थे। फिर डोरी प्रोहिबिशन एक्ट आ गया, कोई भी डोरी नहीं लेगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आ गया ताकि अगर किसी को अबॉर्ट करना है तो वो मेडिकली कर सके। फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या प्रोविजंस प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 16 अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो, या जो भी सीन है। उसके बाद आर्टिकल 15 क्लोज 3 क्या कहता है कि स्पेशल लॉ फॉर वुमेन बनेंगे, और आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, और आर्टिकल 23 क्या कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो नहीं होगी। तो ये हो गई कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस। तो ये सब जो इंडिया है वो सीडो को के गोल्स को अलाइन करते हुए ये सब प्रोविजंस जो है हमारे स्टेट्यूटरी प्रोविजंस दिए गए हैं। अब लिमिटेशन क्या क्या है इसकी? एनफोर्समेंट में प्रॉब्लम है, जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल हो वो है पर उसका लिमिटेड एक्सेस है, हर लोगों तक नहीं पहुंच पाता वो। फिर फंड्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। फिर रिजर्वेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। स्टेट सॉवरेनिटी, कभी कभी स्टेट अपनी ही चलाने लग जाता है, इसके नहीं मानते। फिर रिपोर्टिंग लैप्सेस, अगर कोई कंट्री फॉलो नहीं कर रहा तो उसकी रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, लैप्सेस आ जाते हैं। अब हम केसेस देखते हैं।
एटी वर्सेस हंगरी, ठीक है, इसमें क्या था, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। एएस वर्सेस हंगरी, फोर्सफुल स्टेरलाइजेशन जो है वो वुमेन का हो गया था, ठीक है, स्टेरलाइज किया जा रहा था वुमेन को फोर्सफुली, तो इसलिए ये जो है ये हमारी कन्वेंशन पिक्चर में आई। फिर बॉर्टिडो वर्सेस फिलीपींस, एक रेप सर्वाइवर थी, ठीक है, तो इसमें वो पिक्चर में आती है, हाँ, कि इसको वायलेट किया जा रहा है इस कन्वेंशन को। वैसे ही आरकेबी वर्सेस टर्की में क्या था, डीवी का केस था, डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, और वही कि हाँ ये जो कन्वेंशन है इसको वायलेट कर रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।